Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिफ्यूजन को पढ़ा और इसके बाद हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर इफेक्ट होने वाले फैक्टर्स को स्टडी किया, जिसमें हमने ग्राहम्स लॉ को भी डिटेल में पढ़ लिया और साथ में हमने टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया। आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा दैट इज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर में बेटा डिफ्यूजन रेट्स की क्या है इंपॉर्टेंस। देखिए, हम मेडिसिन को ना बेटा या तो ओरल लेते हैं या फिर हम उसको किसी इंजेक्शन के जरिए इंटेक करते हैं। आइदर इंजेक्शन हो या फिर ओरल हम अगर उसको लेते हैं तो मेडिसिन ने करना क्या है बेटा, जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो इसने बेसिकली ब्लड के अंदर क्या होना होता है, डिफ्यूज होना होता है। ठीक है, जब ब्लड के अंदर वो डिफ्यूज होगा तो ब्लड के जरिए वो मेडिसिन कहां जाएगा, उस सेल में जाएगा या उस टिश्यू में जाएगा जहां पे इसने अपना काम करना है, जहां पे इसकी जरूरत है। इसलिए डिफ्यूजन का जो रेट है मेडिसिन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मिसाल के तौर पर एक दवाई है, एक मेडिसिन है, ठीक है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो है, तो वो जब स्लो होगा तो रिलीफ मिलने में भी, मतलब उस बीमारी को ठीक होने में भी टाइम लगेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में भी टाइम लगेगा। अगर उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट है तो फिर क्या होगा, उसकी एक्शन भी फास्ट होगा और रिलीफ भी जल्दी मिलेगा। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसको हम जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, when we take a medicine by either oral or through injection, it need to diffuse in our blood to reach its target। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे लेट सपोज ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ब्लड वेसल। पहले मैं बना लेता हूँ, चलिए समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है बेटा, ब्लड यहाँ पे क्या कर रही है, ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने फॉर एग्जांपल आपने लेट सपोज ओरल लिया या फिर आप किसी भी जो है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल ओरल जो है, लेट सपोज यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल ये लेट सपोज आपने मेडिसिन यहाँ से आपने इंटेक किया। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेडिसिन है या जो ड्रग है, जब ये यहाँ से आएगा, ठीक है, तो ये इसने शामिल किस में होना है, इसने शामिल होना है ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड के अंदर शामिल होकर फिर ये ब्लड के साथ फिर क्या करेगा, आगे डिफ्यूज होता हुआ उस पॉइंट पे जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जरूरत है हमें, फॉर एग्जांपल ये वो एरिया है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल वो ऑर्गन है या वो टिश्यू है जहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे उसने पहुंचना है, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है ये यहाँ तक क्या आ जाता है, डिफ्यूज होकर पहुंच जाता है। अब ये एरिया फॉर एग्जांपल टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, ब्लड है, ठीक है, इसके अंदर, और ये हमारा क्या है, ड्रग है। तो होना क्या है बेटा, आइदर आप उसको ड्रग को ओरल ले ले या किसी इंजेक्शन के जरिए ले ले। इस मेडिसिन ने बेसिकली टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या होना होता है, डिफ्यूज होना होता है। अब उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जितना जल्दी यहाँ पहुंचेगा उतना बेहतर अंदाज में अपना वर्क करेगा और आपको जल्दी ठीक करेगा। तो ये पॉइंट हमें याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ कि बेटा ड्रग मॉलिक्यूल are required to disperse through the different organ and tissues to reach the target cell। जाहिर बात है, ब्लड वेसल जब ब्लड में आते हैं तो ब्लड हमारा पूरे बॉडी के सेल्स तक जाता है, पूरे बॉडी के टिश्यूज तक जाता है। तो जाहिर बात है इसने डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज से होता हुआ जब वहां पे जाना है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिटरमिन हाउ स्पीडली ड्रग मॉलिक्यूल रीच टू द टारगेट। मतलब ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, मेडिसिन का रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि वो कितना जल्दी जो है अपने टारगेट एरिया तक पहुंचता है। हाउ स्पीडली ड्रग मॉलिक्यूल रीच टू द
टारगेट एरिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि हायर लेवल ऑफ डिफ्यूजन मींस ड्रग वर्क फास्टर। मतलब हायर लेवल जो है ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ड्रग बहुत जल्दी अपने टारगेट एरिया पे पहुंचते हैं और क्या करते हैं बेटा, फास्ट काम करते हैं। एक्टिंग ड्रग्स लाइक पेन किलर जो हमारा होता है, रिलीफ नीड टू डिसॉल्व क्विकली टू प्रोवाइड इमीडिएट पेन रिलीफ। देखिए ना, जिस कोई पेन हो रही है तो उसको जल्दी से ठीक करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए उस मेडिसिन को क्या होना चाहिए, हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ जाना चाहिए। मतलब हाई लेवल ऑफ डिफ्यूजन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये था बेटा इसके हवाले से। और कुछ फैक्टर्स है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ड्रग्स डिफ्यूजन आर, पहला क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस। आपको चीज का पता है कि डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ने फ्लो करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप हाथ के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं या यहाँ पे लगाते हैं, तो ये जो एरिया है जहां पे इंजेक्शन लगा है वो एरिया क्या होगा बेटा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग होगा। और बाकी जो हमारे बॉडीज के जो टिश्यूज होते हैं या जो सेल होंगे वो लो कंसंट्रेशन ऑफ द मेडिसिन होगा, ड्रग होगा। तो क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से फिर वो डिफ्यूज होता है, वो कहाँ चला जाता है, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में चला जाता है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होना भी यहाँ पे ये फैक्टर को इफेक्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, ड्रग डिफ्यूजन रेट इज अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन ड्रग्स एंड द सराउंडिंग टिश्यू। मतलब ड्रग और सराउंडिंग टिश्यू के दरमियान ये होता है। If drug concentration is higher at the time of administration and surrounding tissue have low during concentration, then the rate of diffusion of the drug will be faster. मतलब यही है ना, ऑब्वियस है कि जहां पे उस ड्रग ने जाना है या जिस टिश्यू के अंदर से उस ड्रग ने जाना है या जिस सेल में जाना है, उस एरिया में ड्रग की कंसंट्रेशन कम होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब वहां बिल्कुल कम हो तो हाई कंसंट्रेशन जहां पे हमने अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंजेक्शन लगाई है, जिस एरिया में इंजेक्शन लगाई है वो एरिया हाई कंसंट्रेशन होगा, तो वहां से फिर वो कहां चला जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ फास्टली मूव करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें कंपोजिशन ऑफ ड्रग है बेटा। आपको पता है ड्रग्स जो है हम डिफरेंट फॉर्म्स में लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सिरप लेते हैं, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म होता है। अगर आप कोई जेल की सूरत में लेते हैं तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी तरह से टैबलेट के फॉर्म में अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो फिर वो सॉलिड फॉर्म होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दी, डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द ड्रग्स होती है। और इस केस में क्या है बेटा कि जो रेट है ना डिफ्यूजन का, वो इनकी इस कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रग डिफ्यूजन रेट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन, जैसे कि लिक्विड, जेल या टैबलेट हो ऑफ अ ड्रग। लिक्विड ड्रग डिफ्यूज फास्टर। देखिए जाहिर बात है लिक्विड ड्रग क्यों फास्टर डिफ्यूज करता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग होती है वो ऑलरेडी डिस्पर्स्ड होती है मीडियम के अंदर। तो पहले अगर सॉलिड लेना है तो सॉलिड में पहले क्या होना होता है, डिस्पर्स होना होता है, फिर उससे डिफ्यूज होना होता है ना। तो जब यहाँ पे आपके पास लिक्विड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है तो वो पहले से ही किस फॉर्म में है, डिस्पर्स फॉर्म में है, तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ ऐसे भी हमारे पास मेडिसिन तैयार किया गया है जिसमें कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन आर यूज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द ड्रग सो द थेरेपेटिक इफेक्ट रिमेन कंसिस्टेंट ओवर अ टाइम। मतलब देखिए मिसाल के तौर पर आपने किसी मेडिसिन की रेट ऑफ डिफ्यूजन को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है ताकि वो टाइमली जो है अपना जो है वर्क परफॉर्म करता रहे, अपना परफॉर्मेंस दिखाता रहे एक लिमिटेड टाइम में। फॉर एग्जांपल से काम करना है तो उसकी डिफ्यूजन को क्या करते हैं, कंट्रोल वे में डिफ्यूज करने के लिए भी फॉर्मुलेशन करते हैं ड्रग्स की, ताकि उसकी जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या रहे, कंट्रोल रहे। ठीक है, सो ये था बेटा हमारा ये इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफ्यूजन रेट in the diffusion rate in the medicines या drugs। और दूसरा फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल थे पूरे, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिया है। ठीक है, आपकी बुक में भी पॉइंट्स उन्होंने बनाई हुई है लेकिन उसमें पैराग्राफ की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको पॉइंट्स की शक्ल में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद आखिरी टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज सब्लिमेशन। ये हमने पहले भी एक दफा पढ़ चुका है बेटा सब्लिमेशन। यहाँ पे ना सब्लिमेशन को इसलिए यहाँ पे मैं दोबारा में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सब्लिमेशन ये वाला जो टॉपिक है ना, आखिरी वाला टॉपिक है आपकी पीबीए में है, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में ये शामिल है।
तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक अलग से दोबारा से आपको समझाने के लिए कर दिया है, ठीक है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को हीट करने पे वो लिक्विड में जाने के बजाय डायरेक्ट किसमें चला जाए, गैस में चला जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। मतलब उसमें कोई लिक्विड फेस नहीं होती, ठीक है। इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें ना, तो कुछ हमारे पास ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स की इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, उनको मामूली भी एनर्जी मिल जाती है ना बेटा, तो वो एकदम से अपने सॉलिड स्टेट को छोड़ के वेपर या गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी कहती है कि देखो पहले जरा सब्लिमेशन की डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन व्हिच अ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और दूसरा यहाँ पे इसकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इंटरप्रिटेशन है, इन सम सॉलिड पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद रिलेटिवली वीक इंटरपार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे सम टाइम a molecule get enough energy to break interparticle forces and goes into the vapor state। मैं अगर इसका डायग्राम बना के आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड है, वो सॉलिड, ठीक है, जिसके अंदर वीक इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप जरा देखिए, ये फॉर एग्जांपल सॉलिड है जिसके दरमियान हम सपोज करते हैं कि वीक इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दिस इज ये फॉर एग्जांपल इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान वीक है। अब ये सॉलिड फॉर एग्जांपल इसने सब्लिमेशन प्रोसेस शो करना है, तो क्या होगा बेटा, इनके पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा वीक है। अब इसके ऊपर अगर मामूली सा कोई एनर्जी इसको मिले, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई एनर्जी फॉर एग्जांपल इसको मिले मामूली सा भी, तो क्या करेगा बेटा, ये पार्टिकल्स अपने इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आपको बताइए गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होता है और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द गैस पार्टिकल एंड दिस इज द सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, सॉलिड हमारा सब्सटेंस है। और ये सब्लिमेशन जब करेंगे, ठीक है, सब्लिमेशन जब करेंगे तो फिर ये क्या होगा, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट सॉलिड से। इसके बाद आखिरी एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज नोन एज डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन है, इसमें पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन का, पहला है सॉलिड एयर फ्रेशनर। देखिए हम नॉर्मली जो रूम स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, ये इवन कार के अंदर स्प्रे यूज करते हैं ताकि आपको डिलाइटफुल फ्रेग्रेंस मिले, आपको मतलब वहां पे जो खुशबू आपको मिले, इसके लिए हम नॉर्मली जो है फ्रेशनर यूज करते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रेशनर होते हैं बेटे जो सॉलिड फॉर्म में होता है, हमने देखा होगा जो हम रूम के किसी कॉर्नर के अंदर या किसी कपबोर्ड के अंदर हम उसको रख देते हैं, या किसी वॉल के ऊपर रख देते हैं, या गाड़ियों के अंदर रख देते हैं, तो वो जो सॉलिड है ना बेटा, वो क्या करता है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो आपको डिलाइटफुल जो है फीलिंग देता है। तो वो जो सॉलिड है ना, बेसिकली सब्लिमेशन की वजह से वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। अगर आप सुबह रखें तो शाम टाइम जाके देखें तो वो आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा, आपको नजर मतलब वो खत्म होकर आपको नजर आएगा, वो लिक्विड, इसका कोई फेस नहीं होता। तो वो बेसिकली क्या होती है, सब्लिमेशन की वजह से होती है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये देखें ना, लेट्स सपोज इस पार्टिकल को आपने रखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल वो लेट्स सपोज फ्रेशनर है जो आपने रखा है सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से वेपर्स जो है प्रोड्यूस करता रहेगा, और ये वेपर्स डिफ्यूज होता हुआ आपके पूरे रूम्स के अंदर क्या हो जाएंगे, रूम के अंदर या कार के अंदर क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलती है, फ्रेग्रेंस मिलती है, डिलाइटफुल फ्रेग्रेंस, ठीक है। सो ये प्लीजेंट फ्रेग्रेंस भी कह सकते हैं। व्हेन वी यूज सॉलिड एयर फ्रेशनर इन आवर होम एंड कार्स, these give fragrance as they convert into the delightful vapors through सब्लिमेशन। जाहिर बात है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको प्लीजेंट जो है फ्रेग्रेंस मिल जाती है। तो ये इस वजह से होता है बेटा, सब्लिमेशन की वजह से। इसी तरह से दूसरा इसमें लिखा हुआ है बेटा 3D प्रिंटिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे शर्ट्स के ऊपर जो है प्रिंटिंग होती है, बाज़ वक्त हम अपना भी कोई तस्वीर लगा सकते हैं, कोई आप कोई चीज लिख के लगानी है तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा मग्स जो होती है, जो कप वगैरह होता है, इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, तस्वीरें वगैरह अपने लगा देते हैं, प्रिंट करते हैं। इसी तरह से बैग्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चीजों के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं 3D। तो वो भी एक सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए होता है, क्योंकि उसके अंदर जो यूज होने वाला डाई है ना बेटा, वो सब्लिमेट होता है, उसकी सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। तो डाई सब्लिमेशन इज यूज्ड टू प्रिंट a variety of objects such as t-shirts,
हमारे टी शर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, टी शर्ट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बैग्स हो गया, पेन हो गया, मग्स हो गए, इनमें ये बेसिकली यूज करते हैं। इसके बाद एक और इसमें दिया हुआ फ्रीज ड्राइंग। अच्छा, ये फ्रीज ड्राइंग क्या होती है, इसको जरा आप समझे बेटा। देखिए पुराने जमाने में ना बेटा, अगर आपने मीट को या गोश्त को अगर आपने प्रिजर्व करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे बेटा, उसके लिए फिर सॉल्ट जो है ना, सोडियम क्लोराइड इसके ऊपर लगाते थे। अब सोडियम क्लोराइड लगाने से क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड उस मीट के अंदर मौजूद वाटर को वहां से निकाल देता है, पानी को। तो वाटर अगर मीट के अंदर से, सेल्स के अंदर से निकल जाए ना, तो वो ड्राई हो जाता है। जब वो मीट ड्राई हो जाती है ना बेटा, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती। एज ए रिजल्ट क्या होता है, फूड लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से एक और टेक्निक भी है बेटा, जिसको फ्रीज ड्राइंग कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम फूड को ना बेटा बहुत कम टेम्परेचर पे फ्रीज करते हैं, ठीक है। मतलब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और फ्रीज होने के बाद एकदम से प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है। एकदम से क्या कर देते हैं, उसको प्रेशर को कम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में जो आपके पास फ्रीज हुआ था पानी, वो एकदम से वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी लिक्विड स्टेट नहीं आएगा, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो फूड है बेटा वो प्रिजर्व हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। इसको कहा जाता है फ्रीज ड्राइंग। सो फ्रीज ड्राइंग, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय सब्लिमेशन टू प्रिजर्व, ठीक है, टू प्रिजर्व है बेटा, दिस इज प्रिजर्व नॉट प्रेशर, प्रिजर्व, प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। इसके बाद आखिर में यहाँ पे दिया हुआ है डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ, क्या है, डेपोजिशन। अब डेपोजिशन सब्लिमेशन का उलट होता है, ठीक है। डेपोजिशन में गैस ठंडा करने पे डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन। इसकी कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि स्नो फॉर्मेशन। देखिए स्नो फॉर्मेशन, जब एयर में स्नो फॉर्मेशन होती है, तो वाटर वेपर्स डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्नो फॉलिंग होती है, ठीक है। ये उन्होंने दिया हुआ है। तो सब ब्लैक सूट इनसाइड अ व्हीकल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियों की चिमनी होती है, गाड़ियों की जो एग्जॉस्ट होती है, या बाइक्स की जो साइलेंसर होती है ना, उनकी साइड पर अगर आप देखें तो ब्लैक कलर का कार्बन आपको नजर आता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। वो जो ब्लैक कलर का कार्बन होता है ना, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक सूट कहते हैं। तो ये भी क्या होती है बेटा, डायरेक्ट जो है गैस से सॉलिडिफाई हो जाती है। एक भी एग्जांपल भी दिया हुआ है। और तीसरा यहाँ पे ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस इज बेसिकली द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पे डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ड्राई आइस में। मतलब ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीन यहाँ पे आपकी बुक और यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डेली लाइफ एग्जांपल है ये, ठीक है। स्नो और ब्लैक सूट और साथ में यहाँ पे ड्राई आइस, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। इस चैप्टर का यहाँ पे दी एंड होता है, ठीक है। सो द एंड ऑफ दिस चैप्टर, द एंड, ठीक है। इस चैप्टर की क्या हो जाती है, दी एंड हो जाती है, ठीक है बेटा। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। और मैं देखता हूँ उसके अंदर से बहुत सारी चीजें तो मैंने तकरीबन तमाम क्वेश्चंस कवर कर दिया है टॉपिक के अंदर। आप जरा एक्सरसाइज देख लीजिएगा वहां से, तमाम तकरीबन क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लेक्चर्स नोट्स के अंदर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। कोई चीज मेरे ख्याल नहीं रहती, अगर रहती है तो फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, क्लास 10 फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक थी बेटा, नेशनल बुक फाउंडेशन की नई सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया मैटर। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज स्टाइकियोमेट्री। टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के हवाले से। तो उसकी भी जो भी समेटिव टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह हम उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।